इम्पॉर्टेंट बात, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा। ये तो बात करते करते ये स्किप कर जाइएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया खत्म। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सौमिन टॉक्स में, जहां पर हम बातें करते हैं मनी, कैरियर तथा ट्रैवल के बारे में। तो आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, जो डिफरेंट लेवल्स के लिए उपयोगी होंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो परीक्षा हो रही है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसके लिए। तो बने रहिए हमारे इस चैनल सौमिन टॉक्स के साथ। तो इस कड़ी में हमारा जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो आइए देखते हैं मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट क्यों मांगा जाता है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है वो 3 कारणों के लिए मांगा जाता है। तो वो 3 कारण क्या क्या है? सबसे पहले आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए, फिर आपका क्वालिफिकेशन जांचने के लिए, और उसके बाद आपका आइडेंटिटी मैच कराने के लिए। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको क्लियर हो गया होगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका प्रूफ होता है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। क्वालिफिकेशन इन द सेंस कि आपका मैट्रिकुलेशन हुआ है कि नहीं, वो भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से ही जांचा जाता है। उसके बाद जो आइडेंटिटी मैचिंग है इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ब्रीफ नोट बना के रखा है, वो आप देख सकते हैं, वो मैं समझा देता हूँ आपको। अगर आपका नाम में या कोई भी चीज में मिसमैच पाया जाता है, ठीक है, या पापा का नाम में या मम्मी का नाम में, तब आपका जो ये 3rd वाला कॉलम है आइडेंटिटी मैचिंग, ये फुलफिल नहीं होता है। इसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जब भी आप ऐसा कुछ पाते हैं आपका डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपका माँ का नाम या पापा का नाम मिसमैच है, तो एक सब्सिक्वेंट एफिडेविट बना लेना चाहिए, ठीक है, ताकि ये कंसर्न को उसमें मेंशन कर देना चाहिए एफिडेविट में। और वो जो एफिडेविट है वो डेट ऑफ डिलीवरी से पहले का बना होना चाहिए, ताकि आप उसको दिखा सकें। बनाना किससे है? कैंडिडेट इसको नोटरी और मैजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं। एक और बात हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपका किसी भी सर्टिफिकेट में मम्मी का नाम ना हो, माँ का नाम अगर ना हो, पापा का ही नाम हो, तो एक एफिडेविट बना के रखिए जिसमें आप अपने आप को अपने मम्मी और पापा का मतलब पुत्र या पुत्री बता सकते हैं, और एक एफिडेविट बना लीजिए, ताकि अगर मान लीजिए कहीं पर मांगता है कि आपका मम्मी का नाम कहीं भी सर्टिफिकेट में नहीं है, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट दीजिए, तो आपको ये सुविधाजनक होगा। क्योंकि बहुत जन के मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में भी नहीं होता है, सारे सर्टिफिकेट में माँ का नाम नहीं होता है, उसको में आप एक एफिडेविट बना लेंगे तो आपको सुविधा होगा। तो ये था मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ डाउट जो मैंने इसमें क्लियर कर दिया है। हम अब आगे बढ़ेंगे और दूसरा डॉक्यूमेंट के बारे में देखेंगे। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका +2 इक्विवेलेंट या इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, जो ये क्लियर करता है कि आपने +2 कहाँ से किया है। उसमें बस आपका नाम, आपका पासिंग परसेंटेज वगैरह ही देखा जाता है, और जो भी आपका गार्जियन का नाम, पापा या मम्मी का नाम जो भी होता है, उसको मैच कराया जाता है 10th के सर्टिफिकेट के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है, जो आपका क्वालिफिकेशन परिभाषित करेगा, वो है ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट। अब देखिए, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट, ये ओरिजिनल भी हो सकता है आपके पास, प्रोविजनल भी हो सकता है। अब हम आगे आपको बताएंगे कि अगर आपके पास ओरिजिनल है तो क्या करना है, प्रोविजनल है तो क्या करना है। मान लीजिए आपके पास ओरिजिनल डिग्री है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ओरिजिनल प्रोविजनल दोनों में ही ध्यान रखना है, लेकिन दोनों डिग्री आपका काम देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या चीज़ इसके साथ ले जाना है, पहले देख लेते हैं कि सबसे पहला प्रॉब्लम है कि जो डेट ऑफ इशू है वो सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए। मतलब आपका ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट में डेट ऑफ इशू मेंशन होना ही चाहिए। अगर नहीं है तब क्या करना है वो हम आगे बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। अगर डेट ऑफ डिग्री जो है वो
क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब नोटिफिकेशन के रजिस्ट्रेशन से पहले का है, मतलब बाद का हो गया, ठीक है, तब आपको क्या करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो तब तक क्लोज हो गया था, तब तक आपका डिग्री तो आया नहीं, तब आपको क्या करना है कि आपका जो रिजल्ट होगा, जो नोटिफिकेशन से पहले ऑलरेडी आ चुका होगा, जिसमें पास लिखा हुआ होगा, वो भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके आएंगे, ये प्रूव करने के लिए कि आपका रिजल्ट आ चुका था, इसीलिए आपने ये फॉर्म फिलअप किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसर्न समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे तरीके से समझने में मतलब अच्छा लग रहा है और आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छा लग रहा है, तो आप कृपया इस चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमको मोटिवेशन भी मिलेगा आगे और वीडियो बनाने के लिए। तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि डेट ऑफ इशू, जो हम पहले बता चुके हैं कि वो किसी सर्टिफिकेट में अगर लिखा हुआ ना हो, तब आप क्या करेंगे कि यूनिवर्सिटी और बोर्ड से लिखवा लेंगे कि डेट ऑफ इशू ऑफ रिजल्ट जो है वो नोटिफिकेशन क्लोज होने के पहले के डेट का है, ताकि जब आप डीवी वाले यही चेक करते हैं कि जिस दिन नोटिफिकेशन क्लोज हुआ उस दिन से पहले आप ग्रेजुएट थे या नहीं थे। तो दोस्तों ये था आपका जो ग्रेजुएशन डिग्री वाला पार्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसके बारे में जान लेंगे। अब हम बढ़ते हैं चौथे डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो चौथा डॉक्यूमेंट जो है वो है एनेक्जर 1 SC/ST सर्टिफिकेट। SC/ST सर्टिफिकेट के लिए कोई विशेष समय सीमा नहीं है, लेकिन अगर मेरा अपना पर्सनल सजेशन है कि 3 साल के अंदर का कोई अगर SC/ST सर्टिफिकेट है तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर उससे पुराना है तो कोशिश करना चाहिए कि नया बन जाए। अगर नया नहीं भी बनता है तो SC/ST सर्टिफिकेट में कोई ज़्यादा चेंजेस तो होता नहीं है, तो इसमें आपके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। चलिए 5वें नंबर का डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जो आपको डीवी में लगेगा, वो है एनेक्जर 2 यानी OBC NCL सर्टिफिकेट। OBC NCL सर्टिफिकेट क्या होता है, जो सबसे पहले जान लेते हैं कब का लगेगा। तो 1 साल डेट, जिस दिन आपका डीवी डेट है उससे 1 साल पुराना तक वो चलेगा। उससे पुराना वाला वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको नया बनवाना पड़ेगा। ये आप अपने ब्लॉग से बनवा सकते हैं और आप अपना कंसर्न बता दीजिएगा ज्वाइनिंग के लिए, तो वो तुरंत बना के दे देंगे। और हमेशा कभी भी कोई भी सर्टिफिकेट बनाने जाइए तो जो 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं उनसे बात करने की ज़रूरत, मतलब शुरुआत में बात करिए। अगर वो डिले करते हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंट वगैरह मांगते हैं, तो मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि डायरेक्ट ऑफिसर से ही मिल लीजिए। वो डायरेक्ट आपका कंसर्न समझेगा, तुरंत बना देगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, ऑफिसर ने डायरेक्ट सर्टिफिकेट बना दिया, तो उससे क्या होगा, समय भी बचता है और तुरंत आपका काम भी हो जाता है। अब हम यहाँ ये समझते हैं कि NCL जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो है नॉन क्रीमी लेयर। तो इसी नाम से आपका जो सर्टिफिकेट जो है वो बनेगा। बाकी फॉर्मेट तो आपको पता ही है, एनेक्जर 2 आपके नोटिफिकेशन के साथ दिया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला डॉक्यूमेंट के बारे में देख लेते हैं। अगला डॉक्यूमेंट जो है, छठा डॉक्यूमेंट है, वो OBC कैंडिडेट्स के लिए है, एनेक्जर 2A। OBC NCL जो कैंडिडेट होंगे उनका एक डिक्लेरेशन भरवाया जाता है, वो कैंडिडेट के द्वारा खुद ही भरा जाता है। जो फॉर्मेट है आपका नोटिफिकेशन के साथ दिया हुआ है, ज़्यादा इसमें बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे, साइन करेंगे और डायरेक्ट डीवी में जमा करेंगे। अगर उसमें किसी से साइन करवाने वाली बात रहेगी तो वो उसमें लिखी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और 7वें डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। 7वां डॉक्यूमेंट जो है वो एनेक्जर 3 है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। ये किसके लिए लागू होता है वो देख लेते हैं। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लागू होता है EWS कैंडिडेट के लिए। वो कैंडिडेट जो EWS का रिजर्वेशन लिए हैं, अपने कैटेगरी में EWS लिखे हुए हैं, उनके लिए ये सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर उनका कैंडिडेचर भी
रद्द हो सकता है। तो EWS कौन है? EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को बोला जाता है। इसके लिए सरकार ने 10% का आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है। इनका ईयरली इनकम जो होता है, पारिवारिक जो आय होती है, वो 8 लाख से कम होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों डॉक्यूमेंट नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये एक कॉमन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो है ताकि ये सारे लोगों के लिए एक ही बार में उनके डाउट को सॉल्व कर देगा। डॉक्यूमेंट नंबर 8 के बारे में जान लेते हैं। ये है एनेक्जर 3A। पीछे मतलब वीडियो में पहले मैंने देखा एनेक्जर, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एनेक्जर 3 के बारे में मैंने बात किया है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट 8 है वो एनेक्जर 3A है। इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट का के लिए BPL कार्ड या इज्जत MST कार्ड भी आप इस डॉक्यूमेंट के एवज में दे सकते हैं। मतलब अगर आपके पास एनेक्जर 3A नहीं है तो BPL कार्ड भी दे सकते हैं, इज्जत MST भी दे सकते हैं। ये क्या है? ये एक तरह से इनकम सर्टिफिकेट है। ये किसके लिए लगता है? तो ये लगता है अगर आपने एग्जाम फीस भरते समय वेवर ऑफ एग्जाम फीस चूज किया था एज ए EBC कैंडिडेट, तब आपको ये प्रोड्यूस करना जरूरी है। अब क्या होगा अगर आप ये प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने वेवर ऑफ एग्जाम लिया हुआ था, तब वहाँ पर RRB के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि उस एग्जाम फीस को दोबारा भरवा के आपको किसी और कैटेगरी में लिया जाए। इससे आपका कैंडिडेचर रद्द होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए EBC का फुल फॉर्म देख लेते हैं। EBC का फुल फॉर्म है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। नवा डॉक्यूमेंट जो है वो है एनेक्जर 4। ये माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन से संबंधित है। अल्पसंख्यक समुदाय से अगर कोई परीक्षार्थी आते हैं तो उनको ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है। अगर आपने अल्पसंख्यक समुदाय का ऑप्शन एप्लीकेशन में चुना है तो आपको एनेक्जर 4 ले जाने की जरूरत है। इसके बिना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा नहीं होगा। और इसको बनाने के लिए आप नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर का यूज कर सकते हैं। आप अपने कोर्ट में जाइए, कोर्ट से वकील को या नोटरी में बोलिएगा तो वो आपको ये बनाकर दे देगा। ये सब पेपर बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों। अगर आप चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो ये समय लगा देंगे। अगर आप डायरेक्ट ऑफिसर से मिलने का हिम्मत रखते हैं तो आपको वो आपका काम तुरंत करके दे देंगे। आपको नौकरी से मतलब होना चाहिए, किसी से मतलब आपको अपना नौकरी पे फोकस करना चाहिए। अभी आप टाइम देंगे और DV तक अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं बना तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला डॉक्यूमेंट के बारे में देख लेते हैं। अभी तक हम लोग जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो सर्टिफिकेट लगते हैं उसके बारे में देख रहे थे। अब हम जो 10वां नंबर डॉक्यूमेंट देखेंगे वो स्पेशली जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए लागू होता है। तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी 10% का आरक्षण दिया हुआ है किसी भी वैकेंसी में। तो एक्स सर्विसमैन वो लोग होते हैं जो सेना की नौकरी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब जिसको एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाता है, उसके बाद सिविल एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको एक्स सर्विसमैन कहा जाता है और सिविल एम्प्लॉयमेंट में उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो इसमें आपको क्या क्या एक्स सर्विसमैन के डॉक्यूमेंट्स में लगता है वो है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सबसे पहले आपको लगता है। दूसरा है वो भी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल होगा। उसके बाद एक्स सर्विसमैन बुक, उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड। इसके बाद तीनों में से किसी में भी ये मेंशन होना चाहिए कि आपको किस लिए डिस्चार्ज किया गया है। यहाँ पर वो ये देखना चाहते हैं कि आपको लीगली डिस्चार्ज किया गया है या फिर किसी क्रिमिनल एक्ट या किसी और एक्ट के थ्रू डिस्चार्ज ना किया गया हो। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो RRB पूरा मतलब जो भी आपका रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो पूरा अपना ऊपर ये मतलब हक रखती है कि वो आपका कैंडिडेचर को रद्द कर दे। अगर एक्स सर्विसमैन वाले भी ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे 11 नंबर जो डॉक्यूमेंट है वो भी एक्स
सर्विसमैन से ही जुड़ा हुआ है, तो उनको क्या क्या लगता है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो है एनेक्जर 7 लगता है उनके लिए। एनेक्जर 7 में उनको क्या करना है, वो एनओसी लेते हैं अपने करंट सिविल एम्प्लॉयर से। अगर उनका जो भी सर्विस एंड हुआ था सेना से, सीआरपीएफ से या कहीं से भी, उसके बाद अगर कोई सिविल एम्प्लॉय बने हैं वो, मतलब यहाँ ज्वाइन करने से या ईएडीवी से पहले, तो वहाँ से उनको एनओसी लाके देना पड़ता है। और ये करंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट से पहले उनको जमा कर। अब हम जनरल डॉक्यूमेंट 12 की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट 12 जो है वो है एनेक्जर 5A, 5B, 5C। ये 3 तरह के एनेक्जर है जो मेडिकल सर्टिफिकेट है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट कौन है? पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट वो है जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज होते हैं। तो जो भी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के अंडर में नौकरी ले रहे हैं उनके लिए ये तीनों में से कोई एक सर्टिफिकेट, या अगर तीनों अप्लीकेबल है तो तीनों सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है। अब हम लोग 12 टोटल 12 डॉक्यूमेंट्स देख चुके हैं। अब हम 13 नंबर डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो करंट में सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो यहाँ ज्वाइन करने से पहले रेजिग्नेशन देना जरूरी है। अगर आप किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हो, बिना रेजिग्नेशन देके यहाँ आ जाते हैं तो आपको यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि एनओसी फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मेंशन। उस एम्प्लॉयर के द्वारा दिए गए एनओसी में आपका डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब उस वहाँ पर कब से काम कर रहे हैं, वो मेंशन होना जरूरी है। अब मेरे तरफ से एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपका डिडक्शन गवर्नमेंट एनपीएस में हो रहा है, मतलब प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ, तब तो आप एनओसी जरूर लेके आइए। क्योंकि जब आप जमा करेंगे, मान लीजिए आप ऐसे ही जमा कर देते हैं कि नहीं हम एनओसी नहीं लाए हैं, आप मेरा पैनल में नाम दे दीजिए। आपका पैनल में नाम आ गया, जब आप ज्वाइनिंग करने जाइएगा तो आपका प्रान नंबर दोबारा नहीं बनेगा। मतलब आधार कार्ड से लिंक रहता है, दोबारा नहीं बनेगा तो आप तुरंत पकड़ में आ जाएंगे कि पहले आप कहीं काम करते थे। और अगर उस एंड में जाके दोनों तरफ आपका नौकरी नहीं हुआ तो उसके लिए आप खुद को कोसिएगा। इसीलिए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे साथी दोस्त के साथ ऐसा हो चुका है, उसको प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास लौटा दिया गया, उसको यहाँ छोड़ना पड़ा। तो ये अच्छा नहीं होगा दोस्तों। अगर अच्छी नौकरी चाहिए तो पूरा डॉक्यूमेंट अपना क्लियर रखिए। चलिए दोस्तों, 13 नंबर डॉक्यूमेंट की बात हो गई खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 13 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने के बाद अब मैं थक गया। तब मैंने क्या किया है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दिया है। हमको पता है आप इतनी दूर तक वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, मुझे तो नहीं पता। इसको शॉर्ट करके मैंने क्या किया है, अदर डॉक्यूमेंट्स बोल के एक कॉलम बना दिया है। ठीक है, इसमें और भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर आपको एप्लीकेबल होते हैं तभी आप लगाइए। तो इसमें पहला डॉक्यूमेंट क्या है, एनी लीगल डॉक्यूमेंट फॉर नेम चेंज। मान लीजिए आपने जब भरा था, आपका नाम का टाइटल चेंज हो गया है आज के डेट में, तो उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट भी आप साथ में लेके आएंगे। क्योंकि जब आपका भरा हुआ एप्लीकेशन में नाम कुछ और होगा, सर्टिफिकेट में नाम कुछ और होगा, और जब आप ज्वाइन करेंगे तो उसी नाम से ज्वाइन करेंगे, समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आपका शादी हो गया है या किसी भी कारणवश आपने नेम चेंज किया है जेन्युइन, तो उसका एक डॉक्यूमेंट एफिडेविट लेके आइएगा। आगे है, अगर आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अब इंडियन सिटीजन सर्टिफिकेट भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा अगर आप फॉरेन कैंडिडेट हैं। ठीक है, अगर कोई फॉरेन कैंडिडेट इस एग्जाम को पास करता है तो उसको ये सर्टिफिकेट देना जरूरी है। डाइवोर्स सर्टिफिकेट भी उन कैंडिडेट्स को देना जरूरी है जिनका डाइवोर्स हो चुका है। देखिए ये कहीं मेंशन नहीं है कि आप डाइवोर्स सर्टिफिकेट दीजिए चाहे नहीं दीजिए, लेकिन आपका मैरिज हो चुका है तो आप ये सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जमा कर देंगे तो आपको फिर बाद में परेशानी नहीं होगी। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि डाइवोर्स कैंडिडेट को नौकरी नहीं मिलेगा, ऐसा तो कोई बात नहीं है। आप आराम से इसको जमा कर सकते हैं।
आगे है डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द स्पॉट, मैंने आपकी शादी हो गई थी, आपका जो डिपेंडेंट है पति या पत्नी, अगर उसका मौत हो गया है, उसकी मौत हो गई है, तो आप उसका सर्टिफिकेट भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ जमा कर सकते हैं। तो ये था लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अभी और भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अगर कुछ होगा तो वो भी आप जमा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये था लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको अपने साथ लेके आना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे कुछ और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स का दूसरा पार्ट भी है जो एकदम नेसेसरी है लाना। बने रहिए वीडियो में, आगे हम देखते हैं कि आगे अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या है। तो ये है अदर डॉक्यूमेंट्स का पार्ट 2। इसमें आपको कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं जो आपको लेके जानी ही है। सबसे पहले जो भी एम्प्लॉयमेंट आपका हो रहा है रेलवे का, जिस भी पोस्ट का, उसका रिक्वायर्ड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाना जरूरी है। पहला डॉक्यूमेंट जो होगा वो यहाँ पे जैसे 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेवल 4 के लिए, नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो फोटोग्राफ आपको लेके जाना चाहिए। ठीक है। और मेरे हिसाब से तो सेफ साइड में रहने के लिए आप वो भी फोटोग्राफ अपने साथ ले लीजिए जो आपका CBT वाला एडमिट कार्ड में चिपका हुआ है, उसका भी 6 कॉपी करा लीजिए, आराम से लेके जाइए। फिर है अपर पोर्शन ऑफ द ई-कॉल लेटर, जहां भी आपने एग्जाम दिया है उसका ई-कॉल लेटर होगा, तो उसका अपर पोर्शन आपके पास होना चाहिए। सारे होना चाहिए ऐसा नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर सारे हैं तो अच्छे हैं, नहीं है तो भी आप DV अटेंड करने जाइए, 1-2 है तो भी वो वहां पे मैच कर ही लेंगे। तीसरा है फोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ द आधार कार्ड। देखिए, आधार कार्ड का जो फोटो कॉपी है वो आपको तो लेके जाना है दोनों साइड का, ठीक है, मतलब एड्रेस का भी और नाम का भी, खाली फ्रंट का करा के मत चले जाइएगा। चौथा है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, अगर ऑफलाइन मोड से पेमेंट किए हैं तो उसका रिसिप्ट, चालान वगैरह जो है वो आप लेके जाइए। पांचवा और इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा, ये तो बात करते करते ये स्किप कर जाइएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया खत्म, वहां जाके कहाँ से डॉक्यूमेंट ढूंढिएगा। लिखा हुआ है आपके एडमिट कार्ड के साथ, अगर लिखा हुआ आया तो ठीक, नहीं आया तो ये होना जरूरी है। क्या है 5वां पॉइंट, कोई भी अदर आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब आधार कार्ड को छोड़ के भी एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाइए, पैन कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, ठीक है, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, कॉलेज का ID कार्ड भी लेके चले जाइए, ठीक है, ताकि मतलब गवर्नमेंट कॉलेज का तो चल जाता है, प्राइवेट का नहीं चलता है। कोशिश करिए कि आधार कार्ड के अलावा कोई गवर्नमेंट ID प्रूफ जो है वो लेके जाइए, या फिर जो CBT में बोला गया था आइडेंटिटी प्रूफ वो लेके जाइए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर ये आप भूल जाइएगा तब आपके साथ समस्या हो सकती है, क्योंकि आधार के बाद उनके पास चेक करने के लिए और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सब सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। देखिए, इतनी दूर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये जो कंटेंट है आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, या आपके किसी दोस्त के लिए वैल्यूएबल है, या भविष्य में किसी एस्पिरेंट के लिए वैल्यूएबल हो सकता है, तो आप कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो मेरे प्रीवियस और भी सारे वीडियोस देखने के लिए, और फ्यूचर में कोई भी वीडियो आ रहा है उसको भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलेगा। इसी सब बात के साथ सौम्य टॉक्स आपसे विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता जाता हूं, क्योंकि ये वीडियो मैं 26 जनवरी को ही शूट कर रहा हूं। धन्यवाद।